सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। एक और नया दिन, बेहतरीन शुरुआत, नए चैप्टर के साथ पुराना पार्ट नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। होप करता हूँ सबने, या उम्मीद करता हूँ सबने, जो हमारा ट्रेडमार्क है, उम्मीद करता हूँ सबने पार्ट 1 देख लिया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, इंजॉय करके, क्योंकि बड़ा फन लविंग वे में पढ़ाया था। इंडियन इकोनॉमी है थ्योरी, पढ़ने में जितना मजा है ना, एक बार ही समझ आ गई, बार बार यही पढ़ोगे, मैक्रो नहीं पढ़ोगे, इसमें नंबर आते हैं। क्यों? थ्योरी है, स्कोरिंग पार्ट है। चलो बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट करें, हमारे पास वैसे ही टाइम बहुत कम है, शुरू करते हैं पार्ट 2, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे पार्ट 1 में कवर हो गए, 1 2 3 4 5 टॉपिक 5 है, समय बहुत कम लेंगे क्योंकि 1 2 3 ये 3 टॉपिक बहुत छोटे हैं, बहुत नन्हे से हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी आते हैं, शॉर्ट नोट में भी आते हैं, कभी कभार केस स्टडी में भी आते हैं। क्यों? एग्जामिनर के पसंदीदा है, पता नहीं क्यों, वो हमें नहीं पता। चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हमने पिछले पार्ट 1 में पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, अब पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। जब ब्रिटिशर हमारे यहाँ पे आए ना, उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यू करी वो टू फोल्ड थी, जो कि रिलेटेड थी टू द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इस बात को याद रखना, जब ये कहीं पे भी आंसर में आप लिख सकते हो, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय colonial government were concerned more with the protection and promotion of their economic interest rather than the development of Indian economy। क्या बोल गए सर इतना लंबा? बताता हूं। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज उस टाइम कॉलोनियल गवर्नमेंट लाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस थी उनकी प्रोटेक्शन और उनकी इकोनॉमी की प्रमोशन, बढ़ोतरी से रिलेटेड, ना कि हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड। वो दो पॉलिसीज लाए थे, दो पॉलिसी नहीं, पॉलिसी, हाँ चलो, एक पॉलिसी लाए थे, उसके अंदर आती है टू फोल्ड पॉलिसी या टू फोल्ड मोटिव जिसे बोलते हैं। ये पूछा जाता है, व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर आप सबको पता है, इंडस्ट्रीज। उस टाइम में हमारे पास इंडस्ट्रीज काफी थी, हैंडीक्राफ्ट वाली जो हमने मेन पढ़ी, उसका डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन कैसे हुआ बताता हूँ। जितने भी ब्रिटिशर थे ना, या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसा किया कि हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनको तो गिरा ही दिया, साथ ही साथ जितने भी नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज आने वाली थी या प्लानिंग कर रही थी आने के लिए, डेवलप होने के लिए, उन सबको भी धप कर दिया कि आप नहीं उठोगे, हमारे नीचे ही रहना है। वो हिसाब कर दिया था, जब तक हम राज करेंगे हमारे सामने कोई राज नहीं करेगा। तो उन्होंने कोई भी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया, ताकि अपनी इंडस्ट्री से, फॉरेन से सामान यहाँ पे इंपोर्ट कराएं और महंगे दामों में बेचें। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है, बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जो वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये एक ही पॉइंट में आता है, एंड आपको पूरा वाला लिखना है, एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये पॉइंट नंबर 1 आता है। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको बताया, कोई भी नहीं अलाउड नहीं थी आने के लिए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी में टू फोल्ड मोटिव था, जो मैं आपको बता रहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इस पॉलिसी के बिहाइंड टू फोल्ड मोटिव, बस टू फोल्ड ऐसी नाम के लिए, मतलब दो उद्देश्य थे। सबसे पहला, इंडिया को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ काम दे दिया गया था कि जितना भी जूट, कॉटन, सारा रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट होगा ब्रिटिश कंट्रीज में, यानी कि ब्रिटेन में। और दूसरा पॉइंट जिसके अंदर आता है वो ये था कि ब्रिटेन से जो भी फाइनलाइज गुड बन रहे थे वो बिकेंगे इंडियन मार्केट में एट हायर प्राइसेस। दोनों इंटरकनेक्टेड है। पहला पॉइंट टू फोल्ड मोटिव में पहला मोटिव ये था, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। मैं वैसे इतना तेज लिख रहा हूँ, बच्चों को 1.25 भी नहीं करना पड़ेगा जैसे मेरे को करना पड़ता था अपने टाइम में। ठीक है। और दूसरा, रॉ मटेरियल पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब एज अ
एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा टू सेल फिनिश्ड गुड्स इन इंडियन मार्केट। बाहर तो फुल गोलाबारी हो रही है, दिवाली को 5 दिन हो गए ऑलमोस्ट, फिर भी बम पटाखे फट रहे हैं। इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइजेस, ये साथ साथ लिख लो। सबसे पहला टू फोल्ड मोटिव में ये था, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टर कर दिया और मतलब इंपोर्टर कर दिया फिनिश गुड का, जो वहां पे गुड बन रहे थे हमारे रॉ मटेरियल से, उन्हें महंगे दामों में यहाँ बेचा जा रहा था। ये था हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब एक आता है कि हमारा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कैसे हुआ, इसका रीजन जो भी है, इसका रीजन था एक पॉलिसी जिसे लाया गया, उसको नाम दिया गया नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि टैक्स पॉलिसी। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नाम से आ रहा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पर हुआ पूरा था नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन कैसे हुआ बता दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा, इस पॉलिसी के अंडर जितना भी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी। जितना भी इंपोर्ट होगा फिनिश्ड गुड का ब्रिटेन से इंडिया में, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी खत्म, ठीक है। लेकिन जो भी एक्सपोर्ट होगा फिनिश गुड का यहां से ब्रिटेन में या कहीं भी, उस पर भर के टैक्स लगेगा। इसका मतलब क्या था, हमने सामान रॉ मटेरियल भिजवा दिया, उनका फायदा हो गया, उन्होंने कोई टैक्स नहीं लिया। वहां से जो सामान फिनिश होकर यहाँ आ रहा था वो उस पर भी टैक्स नहीं लगा रहे थे। क्यों? यहाँ पे सस्ता पहुंचे, यहाँ महंगा बेचेंगे, क्योंकि सरकारें तो सारी अपनी थी। लेकिन जो इंडियन प्रोड्यूसर बना रहे थे, अगर वो बेचना चाहे फॉरेन में तो उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा रहे थे, ताकि उनके गुड्स वहां पे महंगे पहुंचे और कोई ना ले। ये थी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसके कारण हुआ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ये लिख लेना, ये पॉलिसी टैरिफ थी, मतलब नेचर टैरिफ वाला था, वैसे तो यही आएगा टैरिफ। ये 2 कारण थे जिसके कारण हमारा इंडस्ट्रियल बेस डिक्लाइन हुआ, ठीक है सर। इन दोनों कारणों के वर्ष और क्या इंपैक्ट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्या इंपैक्ट है? एक मेजर इंपैक्ट जो था, एडवर्स इफेक्ट जो था, वो था ह्यूज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों, समझो ना, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ठप हो गया, इंडस्ट्रीज आ नहीं रही, काम हो नहीं रहा, ये डिक्लाइन हो गई, तो जितने भी लोग उधर काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। तो उसके कारण वर्ष अननेसेसरी प्रेशर बनने लगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे, सारे लोग वहां स्विच हो गए ना, तो बर्डन बढ़ गया एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ये पहला एडवर्स इफेक्ट था। एक और आता है एडवर्स इफेक्ट, वो था इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, यानी कि अब इंपोर्ट बढ़ गया था फिनिश्ड गुड का। आपको पहले भी बताया, हम रॉ मटेरियल बेच रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स का। जो फॉरेन कंट्री से गुड्स बन के आ रहे थे, मशीन मेड थे, क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, उन पे टैक्स लग नहीं रहा था, तो वो सस्ते आ रहे थे। हमारे यहाँ के लोग फिर उसी को ले रहे थे। हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे उनके गुड विद स्टैंड, मतलब कंपटीशन दे ही नहीं पा रहे थे। तो ये था दूसरा एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के डिक्लाइन में तीसरा पॉइंट आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। बताता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं, साथ साथ आप भी कॉपी में लिख लो ना, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ऐसे लिख रहा हूं, कैपिटल गुड्स, क्योंकि अगर एक पेज में लिख दिया ना सारा तो इजीली समझ आएगा। इसको नाम दे दो तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड इंडस्ट्री कौन सी होती है? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि वो मशीन टूल्स बनाती हैं जो यूज होती है फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। कोई भी टूल इक्विपमेंट बनाना, जो इंडस्ट्रीज इन इक्विपमेंट को बनाती है ताकि वो इक्विपमेंट आगे प्रोडक्शन में काम आ सके किसी भी चीज की, वो होती है कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। हमारे इंडिया में वो इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, और जो छोटी मोटी आना चाह रही थी उसको सरकार ने मना कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। और इंडिया में वो कोई डेवलप कर नहीं रहे थे कैपिटल गुड इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे सारा सामान वहां से इंपोर्ट हो, उनके गुड्स वहां से इंपोर्ट हो। तो हमारे यहाँ कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं, जिससे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ये था हमारा तीसरा पॉइंट।
चौथा और एक मेजर पॉइंट आता है लिमिटेड रोल टू पब्लिक सेक्टर। सबको पता है पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट नहीं पब्लिक, डिफरेंस सबको पता है। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पीएस मतलब पब्लिक सेक्टर। सिर्फ कुछ ही डिपार्टमेंट्स थे जो पब्लिक सेक्टर को दिए हुए थे, जैसे कि कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, रेलवे, ये दो तीन थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर संभाल रही थी, बाकी सब ब्रिटिश गवर्नमेंट संभाल रही थी, जिसके कारण हमारी जो कन्फाइनमेंट थी एक सेंट्रलाइज्ड जो हमें कर रखा था, स्पेसिफिक कर रखा था कुछ डिपार्टमेंट की तरफ, उस कारण हम और सहायता नहीं कर पाए कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डेवलप हो सके। ये चार पॉइंट थे मेजर पॉइंट, और हमारी इसके कारणवश जीडीपी भी बहुत कम रही, लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। संदीप गर्ग ऐसा पॉइंट है पर उसको पेपर में मत लिखना, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, बाद में बताऊंगा कैसे। तो ये चार पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इनको याद कर लो, फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं फॉरेन ट्रेड पे, फटाफट पहले इसका स्क्रीन बताओ, हेडिंग भी कर दी बेफजूल में, ट्रेड डी भी लंगड़ा हो गया, अरे यार, ट्रेड, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फॉरेन ट्रेड यानी कि बाहर के देशों में हम कैसे ट्रेड कर रहे थे वो आता है इसमें, फॉरेन ट्रेड में। ब्रिटिशर्स ने, इसके अंदर हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे कैसे हमारा फॉरेन ट्रेड कंट्रोल किया। सबसे पहला जो हम पढ़ चुके हैं, हमें एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का यानी कि रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड का। ये हमारे फॉरेन ट्रेड का एक बहुत बड़ा पार्ट है। फॉरेन ट्रेड मतलब आप बाहर के देशों से कितनी वॉल्यूम में, किस डायरेक्शन में, मतलब कहाँ का ट्रेड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ये वाला पॉइंट इसमें भी माना जाएगा कि हम ट्रेड कर रहे हैं। तो देखा जाए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट फिनिश गुड कर रहे हो, तो ये पार्ट ऑफ ट्रेड ही है। तो इसमें आएगा पहला पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये पहला था, दूसरा आता है मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। यानी कि हमारे ट्रेड पे उन्होंने मोनोपोली कर ली, यानी कि हमारे यहां से जितना भी इंडिया ट्रेड करेगी 50% ऑफ आर ट्रेड सिर्फ होता था ब्रिटेन के साथ, और रेस्ट 50% होता था हमारा ट्रेड जो हमें अलाउड था, वो सिर्फ था श्रीलंका, चाइना, ईरान। सिर्फ इन 3 कंट्रीज के साथ हमारा बाकी का ट्रेड हो रहा था। तो ये एक मेजर पॉइंट था, मतलब हमारे ट्रेड के ऊपर उन्होंने अपना हक जमा रखा था, अपनी मोनोपोली कर रखी थी कि 50% ट्रेड तो सिर्फ हमारे साथ होगा, बाकी बचा कुचा इन सिर्फ 3 कंट्रीज के साथ होगा जिनकी ब्रिटेन के साथ बनती थी या जो भी कारणवश थे। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है मोनोपोली के बाद, वो था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। बताता हूं क्या हुआ था उसमें, पहले इसे फटाफट लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद फॉरेन ट्रेड में एक और पॉइंट आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अभी समझ रहे हो, एक बार बुक से सारा पढ़ना, टिप्स पे खुद ही लोड हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाता है, उम्मीद रहती है। हमारी इंडियन वेल्थ ड्रेन कैसे हो रही थी, कैसे खत्म हो रही थी, मैंने आपको बताया हम एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के, उस कारणवश हमारे, मतलब ब्रिटिशर्स ने इतना एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल का कि एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया। मतलब हम एक्सपोर्ट करते गए, पैसे आए नहीं, ट्रेड एक्सपोर्ट सरप्लस बढ़ता गया, जिसके कारणवश जो भी पैसा आना था इंडियन इकोनॉमी में, वो सारा पैसा ब्रिटिशर्स ने अपने यूज में ले लिया। कहां का यूज लिया, सबसे पहला टू मीट, ये तीनों पॉइंट आपको ऐसे लर्न करने पड़ेंगे, टू मीट एक्सपेंसेस incurred on office setup by British administration।
दूसरा, टू मीट एक्सपेंसेस या टू मीट एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन वॉर्स। तीसरा भी तीनों याद करने पड़ेंगे। टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम हमने मैक्रो में पढ़ा था, जिन्हें सर्विसेज बोलते हैं। अब जितना भी पैसा इंडियन इकोनॉमी में आना था, उन्होंने सारे पैसे को इन 3 हिस्सों में खत्म कर दिया। कैसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जितने भी ऑफिसेज बना रही थी ब्रिटेन में, सारा पैसा जो हमारे को मिलना था वहां लगा दिया, अपना खर्चा कर लिया। जितनी भी लड़ाइयां अंग्रेज लड़ रहे थे, जितना पैसा उन लड़ाइयों में चाहिए था, सारा पैसा किसका था? हमारा था, जो हमें उन्होंने देना था रॉ मटेरियल के बदले, वो। और तीसरा, सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन आई एम सॉरी, जितनी भी ये सर्विसेज थी, यानी कि इनविजिबल आइटम, इन सब पे जो खर्चे हो रहे थे वो भी हमारी पैसों से ही हो रहे थे, एक्सपोर्ट सरप्लस से। तो इसलिए कहते हैं हमारा जितना पैसा था हम पे तो पहुंचा नहीं, उन्होंने इन चीजों में यूज कर लिया, तो जिस कारण हुआ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ये एक मेजर पॉइंट था फॉरेन ट्रेड के अंदर। इसके बाद एक बहुत अहम पॉइंट आता है, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आता है स्वेज कैनाल। ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल हुई थी 1869 में। ये बहुत मेजर पॉइंट है कि स्वेज कैनाल का इंपॉर्टेंस क्या था ट्रेड में। पहले हमारे को जो रास्ता गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटरवेज के थ्रू पहले इंडिया टू ब्रिटेन या ब्रिटेन टू इंडिया आना पड़ता था, थ्रू अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सेल करना पड़ता था, मतलब वहां से आना पड़ता था। सेल SAIL वाला, ना कि SALE वाला, वहां से आना पड़ता था। लेकिन स्वेज कैनाल, इस कैनाल की ओपनिंग के बाद वही रास्ता अब हम डायरेक्ट आ सकते थे, जिसके कारण वर्ष बाय डिस्टेंस हमारा 5100 माइल्स कम हो गया था, जिससे हमारा बहुत टाइम बचता था और इकोनॉमिकली हमारे लिए एक बहुत बड़ा वाटरवेज का सोर्स बना, जिससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत फायदा हुआ। क्यों? मतलब ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ, क्यों? उनकी कॉस्ट कम हुई। तो स्वेज कैनाल की ओपनिंग के कारण वर्ष फॉरेन ट्रेड में ये फर्क आया। 1869 में कैनाल खुली थी। डेट याद रखनी बहुत जरूरी है, एग्जाम में पक्का पूछी जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद चलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन के ऊपर। ठीक है, सबने अब तक नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, यानी कि डेमोग्राफिक कंडीशन। एग्जाम में पक्का पूछा जाता है इस चैप्टर में ना। आप ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि बेस है ये चैप्टर तो, और छोटा है तो पूरा लर्न होना चाहिए। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब हमारे देश की क्या सिचुएशन थी हर टर्म्स में, इन पॉपुलेशन, इन लिटरेसी, ये सब चीजें पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन में। इसके अंडर हमारे पास एक मेन पॉइंट है जो है वो आता है 1921। इस साल को हमेशा याद रखना है। इस साल को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड MCQ में पक्का आएगा। इसकी महत्वता क्या थी सुनो फिर। इस ईयर से पहले, यानी कि बिफोर 1921, जो फर्स्ट फेज माना जाता है डेमोग्राफिक कंडीशन का, उसमें हमारी जो पॉपुलेशन थी तब हाई बर्थ रेट थे, हाई डेथ रेट थे। माने कि हमारी इकोनॉमी में जितनी हमारी कंट्री है, जितनी भी पॉपुलेशन थी वो स्टैग्नेंट थी। क्यों? क्योंकि डेथ रेट हर साल बहुत हाई फ्लक्चुएट करते थे। ये इकोनॉमी के लिए बुरी बात है। आपके डेथ रेट कम होने चाहिए, बर्थ रेट सही रहने चाहिए। हालांकि अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बट स्टिल बर्थ रेट तो थे ही थे, डेथ रेट बहुत ज्यादा थे, जिससे हमारी पॉपुलेशन अनइवन यानी कि स्टैग्नेंट हो गई थी। ये कैसे पता लगा था? ये पता लगा था जो पहले सेंसस हुए थे 1881 में। हमारे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट करे गए थे 1881 में। कुछ लिमिटेशंस के कारण एग्जैक्ट डेटा हमें इससे पता नहीं लगा था, पर याद रखना फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुए थे, जिसने बताया था कि हमारी पॉपुलेशन अनइवन है। इसके बाद हर 10 साल बाद सेंसस होने लगे। हालांकि अभी वाले नहीं आए कोरोना काल के कारण, पर 10 साल बाद, हर 10 साल बाद पॉपुलेशन नापी जाती है पूरे देश की कुछ पैरामीटर्स को लेके। 1921 से पहले और बाद में क्या बदलाव आया? इस 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर क्यों बोलते हैं कि सब कुछ बदल गया? मैंने आपको बताया, इससे पहले हमारे बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत ज्यादा थे।
इसके बाद हमारे बर्थ रेट तो हाई रहे, डेथ रेट थोड़े कम हो गए। मेरे को इसका डेटा स्पेसिफिकली पता है क्या है, संदीप गर्ग से भी, एनसीईआरटी से भी, पर मैं ऑफिशियली वो डेटा भी कोट क्यों नहीं कर रहा, ताकि होमवर्क में आप बुक के पन्ने पलटे और उस डेटा को खुद देखें और याद करें। मैं बता दूंगा, सब भूल जाओगे। संदीप गर्ग से डेटा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करना है। आपका होमवर्क है ये, कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि डेटा क्या है, हमारा बर्थ रेट कितना था, हमारा डेथ रेट कितना था। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है हमारे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में कि 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही और बढ़ती रही और बढ़ती जा रही है। फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। खैर अब हम, हमारा हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट था, ठीक है सर, डेटा याद कर लेना। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में ये हम पढ़ रहे हैं कि 1921 से पहले क्या सिचुएशन थी फर्स्ट फेज में, मतलब जब हमारा हाल बुरा था, दोनों रेट बहुत ज्यादा थे। दूसरा आता है लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यानी कि हमारा जो लिटरेसी रेट था, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट थी, वो सिर्फ था ओनली एंड ओनली लेस देन 16%, यानी कि 16% से भी कम। और इसके अंदर जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो तो बहुत कम था, नेग्लिजिबल, यानी कि 7%, इससे भी कम। ये डेटा याद रखना है, ये एनसीईआरटी में भी सेम है, संदीप गर्ग में भी सेम है। लिटरेसी रेट में टोटल पॉपुलेशन का 16% लिटरेट था, उसमें से भी फीमेल सिर्फ 7% लिटरेट थी। इसके बाद आता है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। वो क्या है, उस समय में डेथ ज्यादा क्यों थी, या तो हेल्थ फैसिलिटी थी नहीं, या थी तो इनएडिक्वेट थी, मतलब लोग ज्यादा थे और फैसिलिटी कम थी, जिसके कारणवश लोगों की मौत हो रही थी। डिसीजेस पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। 1921 से पहले हमारे देश में एयर एंड वाटर बॉर्न डिसीज भी बहुत थे, जिस कारणवश इकोनॉमी में हेल्थ फैसिलिटीज तो पुअर थी और डेथ बढ़ रही थी। इसके बाद एक पॉइंट आता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 1 डाइंग पर 1000 इन पर ईयर। मतलब समझाता हूँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे एक उम्र की वर्ष से पहले मरे हैं देश में, आउट ऑफ 1000 बच्चे जो सेम ईयर में पैदा हुए। मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 1 डाइंग आउट ऑफ 1000 पर्टिकुलर चिल्ड्रन बोर्न इन दैट ईयर। ये होता है सिंपल भाषा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये कम होना चाहिए, पहले हमारे यहाँ बहुत ज्यादा था, मतलब 1000 में से ऑलमोस्ट 220 218 के आसपास बच्चे मरते थे। फिर धीरे धीरे ये 100 कुछ में आया, 32, ऐसे 30 की लाइन में आया। डेटा एनसीईआरटी से पढ़ने में तभी नहीं बता रहा, लेकिन पढ़ना जरूर है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा था। इसके बाद आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब एक एवरेज लाइफ इंडिविजुअल की एक देश में कितनी होगी एक्सपेक्टेड लाइफ, उसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये पहले हुआ करता था अराउंड 44 के करीब, एनसीईआरटी में देखना, और अब प्रेजेंटली 68 के पास है। तो मतलब पहले इकोनॉमी में या पहले कंट्री में एक बंदा सिर्फ 44 ईयर जीता था, अब 68 जी रहा है। तो अच्छी बात है ना, आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ बढ़ गई। ये 4-5 पॉइंट थे जो कि आते हैं हमारे इसमें डेमोग्राफिक कंडीशन के फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में गिवन नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। 5 पॉइंट टिप्स पे होने चाहिए, पेपर में डेटा पक्का आएगा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सिंपल सा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ये होता है कि जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो कैसे कैसे डिवाइडेड है हर सेक्टर में। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी वो जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती है, सेकेंडरी वो जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, टर्शरी वो जो सर्विसेज उस गुड को हम तक पहुंचाती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सारी सर्विसेज आती हैं टर्शरी में। तो देश की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन सेक्टर में कैसे डिवाइडेड है, इसको हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट आता है रीजनल वेरिएशन, यानी कि उस टाइम में हमको रीजनल वेरिएशन देखने को मिला, मतलब हर रीजन में कुछ वेरिएशन थे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। सबसे पहला ये था कि जो स्टेट्स थी जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा, इन सब स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर से हटके लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में स्विच हो रहे थे, जो अच्छी बात थी। वहीं दूसरी ओर प्री डोमिनेंस था एग्रीकल्चर का सेक्टर का कुछ स्टेट्स में, जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रहा था। ये पॉइंट आता है सिर्फ हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। एक बात और पॉइंट बताना भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमने पढ़ा था उसमें एक
मेजर पॉइंट आता है ब्लू बॉक्स में गिवन है, एडिशनल पॉइंट वो ये था कि हमारी जितनी भी कॉटन इंडस्ट्रीज है ना वो सारी लोकेटेड है महाराष्ट्र और गुजरात में, और ये डोमिनेटेड है बाय इंडियंस, मतलब उस टाइम में ये सिर्फ इंडियंस की हुआ करती थी, और जितनी भी जूट की थी डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स, ये थी बंगाल में। ये याद रखना, पता होना चाहिए कि कौन किसका मालिक था। महाराष्ट्र वाली हमारे यहाँ की वेस्ट पार्ट में लोकेटेड थी, कॉटन वाली महाराष्ट्र और गुजरात में, जूट वाली बंगाल्स के पार्ट में थी, जो कि फॉरेनर के थ्रू डोमिनेटेड थी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जब हो रहा था डिक्लाइन, उसके बाद फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में एक मेजर ब्रेक थ्रू आया। ब्रेक थ्रू मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री आई जिसने बहुत रेवोल्यूशन लाया। वो इंडस्ट्री आई थी, सबने नाम सुना, आजकल बहुत चल रही है, 1907 में। इंडस्ट्री का नाम था टिस्को। हाँ, हमारे टाटा जी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये इंडस्ट्री मेजर ब्रेक थ्रू लाई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जमशेदपुर में ये स्टार्ट हुई थी, हमारे जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट की थी आई गेस, और 1907 में इसकी स्थापना यानी कि एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये मेजर पॉइंट है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए, पेपर में पक्का आते हैं। डेट याद रखनी है, आपको बताई थी 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1869 सुएज कैनाल, 1881 ऑफिशियल सेंसस, 1907 हमारा हुआ था टाटा जी का वो जो कंपनी थी उसकी स्थापना, और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। ये मेजर थी, अगर शायद कोई भूल गया हो तो सारी, लेकिन ये 5-6 डेट्स आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। बैटल ऑफ प्लासी, सुएज कैनाल, ऑफिशियल सेंसस, जमशेद जी टाटा की टिस्को, और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसके बाद अब आता है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण इकोनॉमी में सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। मिटा दिया वीडियो 10 सेकंड पीछे करके, एक बार पॉज करके सारा लिख लेना, क्योंकि अब टाइम कम है, फटाफट कवर करना है, फिर वीडियो बेफिजूल में लेंदी होगी, बच्चे स्किप कर देंगे, मजा हमें भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा भाई। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा सा ही टॉपिक है। सबसे पहला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट की, ज्यादा तो नहीं की पर जो की ठीक की। सबसे पहला आता है रोड्स। फंड हमारे पास उस टाइम शॉर्टेज थी, इतनी अच्छी रोड्स उन्होंने बनाई नहीं, पर ऐसी रोड्स बना दी जिसके कारण वो आर्मी को इधर से उधर ट्रांसफर कर पा रहे थे और रॉ मटेरियल्स को मोबिलाइज कर पा रहे थे। यानी कि उन्होंने रोड्स ऐसी बना ली ताकि उनका फायदा हो जाए। आर्मी इधर से उधर शिफ्ट हो रही थी और मोबिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा था। ऑल वेदर रोड्स अवेलेबल नहीं थी, आपकी बुक में लिखा है ऑल वेदर रोड्स, मतलब जो हमारे गांव जैसे इलाके थे वहां पे जो रोड्स थी वो बेकारी थी, कच्ची पक्की, जिसके कारण फ्लड में वहां पानी भर जाता था, बहुत दिक्कतें आती थी। ब्रिटिशर ने वो सारी रोड ठीक नहीं बनाई, लेकिन सिर्फ कुछ रोड अच्छी बनाई जिसके कारण उनका काम चल पा रहा था। इसका कारण एक ये भी था कि हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ फंड थी। इसके बाद एक जो मेजर रोल आता है वो आया था हमारा रेलवे का। ठीक है जी, रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 में। इसके कारण क्या फायदा हुआ? सबसे पहला, रेलवे ने ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ा, यानी कि देश में लोग एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर ट्रैवल इजीली कर पा रहे थे, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ा, लोग जुड़ने लगे। ये था पहला पॉइंट। दूसरा, जितना भी रॉ मटेरियल था पोर्ट से लेके सेंटर ऑफ कंट्री तक या आउटस्कर्ट तक ले जाने में रेलवे का बहुत मदद आया। तीसरा, एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन में बहुत मदद हुई। क्यों? आपको सामान दूर दूर फॉरेन नेशंस में भेजना है, आसपास की जगहों पे भेजना है, रेलवे ने मदद की। आप ऑफिशियल्स को इधर से उधर इजीली ट्रांसफर कर सकते हो ना, लोगों को जाना है, सरकारी लोगों को काम से जाना है, ये फायदा रहा। हालांकि रेलवे में हमें लॉस हुआ, बट इकोनॉमिकल रहा रेलवे, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल रहा, जो कि आज तक चलती आ रही है। हम कहते हैं ना, अंग्रेजों ने रेल की शुरू की थी, 1850 में हुई थी। और इसके बाद एक पॉइंट और है इसके अंदर, चलो वो वाला आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो फिर बच्चे भूल जाते हैं उस डेटा को। इसके बाद हमारे पास आता है एक एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हालांकि एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत पैसा बर्बाद हुआ, अल्टीमेटली कुछ इकोनॉमिकल आया नहीं, पैसा बहुत लगा, पर हमने सोचा था, ब्रिटिश ने, हमने तो नहीं, कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोस्ट कैनाल पे, उड़ीसा कोस्ट पे जो हमने पैसा लगाया सारा वेस्ट हुआ, इकोनॉमिकल रहा नहीं, बहुत महंगा पड़ रहा था वाटरवेज,
और एयरवेज भी, तो ये हमने छोड़ दिया। इसके बाद एक आया था हमारे पास पोस्ट एंड टेलीग्राफ, आजकल टेलीग्राम में, उस टाइम टेलीग्राफ था। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया, या लोगों को अगर मैसेजेस भेजने थे, हालांकि ये महंगा था लेकिन यूज किया गया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उस टाइम इकोनॉमी में। इन सब में ये एक एक पॉइंट है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आया था उस टाइम, जो कि बहुत हाई कॉस्ट का था, तो सिर्फ गवर्नमेंट यूज करती थी अपने काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोगों के लिए वो फिजिबल नहीं था। इसके बाद कभी कभार पेपर में आ जाता है कि इन सबके फायदे क्या थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाया ब्रिटिशर्स ने, उसका फायदा क्या था। एक दो फायदे बता देता हूँ। सबसे पहला, चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइंस मतलब भूखमरी। आपके पास रेलवे है, रोड है, तो जिन इलाकों में कोई भी नेचुरल कैलामिनिटी हो जाए, भूखमरी हो जाए, आप वहां पे इजिली पहुंच सकते हो। समझ रहे हो, देश के अलग अलग राज्यों में जा सकते हो रेलवे के थ्रू, तो हम देश पे निगरानी रख पा रहे थे। दूसरा पॉइंट, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सबको समझ आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, जिसके कारण हमारे जितने भी आने वाले पॉलिटिशियंस आए आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनको एक फायदा मिला। क्यों? ब्रिटिशर्स ने पहले एक बहुत बड़ा एम्पायर सेट करा हुआ था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छा था, जिसके कारण हमारे पॉलिटिशियंस को फायदा हुआ। एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, वो ये है, लिख ही देता हूं पहले यहाँ पे साथ साथ। एक तो हो गया चेक ऑन फेमाइन, ठीक है, और हो गया, हाँ ये वाला पॉइंट एक मेन है, मॉनेटरी इकोनॉमी। मतलब बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी इकोनॉमी पे जो हमें लाए थे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। एक था एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया, पर फायदे क्या थे। फटाफट से इसे एक बार नोट कर लो, फिर आपको वो वाला पॉइंट बताता हूँ जो मैं कह रहा था बच्चे भूल जाते हैं। तो जो पॉइंट मैं बता रहा था बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूजिंग है, वो ये है, हमारी जो रेलवे थी वो इंट्रोड्यूस तो हुई थी 1850 में, पर जो पहली रेल चली थी रोड पे, वो चली थी 1853 में। पेपर में कैसे पूछते हैं कि रेल कब आई थी, दो ऑप्शन दे देंगे, या बच्चे इस पे टिक कर देते तो गलत हो जाएगा। इंट्रोड्यूस 1850 में हुई थी, चली 1853 में थी सबसे पहली, जो कि चली थी बॉम्बे से लेके थाने तक। थाना पुलिस थाना नहीं, थाने बॉम्बे में जगह है महाराष्ट्र में। और ये रेल थी 34 किलोमीटर की, मतलब 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था बॉम्बे से थाने 1853 में, अप्रैल के मंथ में जो पहली रेल चली थी। तो ये कंफ्यूजिंग होता है, एमसीक्यू में बच्चों को फंसा देते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बिना हिचकिचाए पूछे, हमेशा अवेलेबल हूँ 24/7, रिप्लाई मिलेगा जल्द से जल्द। वीडियो को लाइक करें दिवाली की मिठाइयों की तरह, दोस्तों में बांटे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी दोबारा से वही बात डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे, अपना प्यार दिखाएं इस वीडियो पे, अपना ख्याल रखें। अब पढ़ना स्टार्ट कर दें, फेस्टिवल सारे बीत चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ बोर्ड आने हैं, उसी का त्यौहार है हमारे लिए। पढ़ना स्टार्ट कर दें, अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर।